हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कल हम लोगों ने कुछ स्टार्ट किया था और उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स थे उनकी शेप के बारे में बात की थी। एस के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं और पी ऑर्बिटल जो रहते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो डायरेक्शनल होंगे। डी के इलेक्ट्रॉन भी डायरेक्शनल होंगे, ठीक है। कुछ अलोंग एक्सिस आएंगे, कुछ एक्सिस के बीच में आएंगे, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो आज जो है हम लोग क्या करेंगे, जो केमिकल बॉन्डिंग है उसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग सॉरी नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम लोग वीबीटी से भी शो करते हैं, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहला ये है कि इट इज प्रपोज्ड बाय, ये साइंटिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा पहले हमें कि किसने प्रपोज किया इसको। इट इज प्रपोज बाय हिटलर एंड लंदन। इट इज प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन, ठीक है। और इसको जिन्होंने एक्सपांड किया उन साइंटिस्ट का नाम था पॉलिंग एंड स्लेटर। ठीक है। एंड डेवलप्ड बाय, प्रपोज तो इन्होंने कर दिया, एंड डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। दूसरा, सम पोस्टुलेट्स आर फॉलोइंग। कुछ पोस्टुलेट्स हैं इसके, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट है इसके अंदर, सबसे फर्स्ट ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल of two atom participated in overlapping। ये तो हम लोग देख चुके हैं ना पहले ही, है ना। किस में देख चुके हैं, वेरिएबल वैलेंसी में भी देख चुके हैं, है ना। बस यहां पर एक अलग सा वर्ड जोड़ा है, क्या, ओवरलैपिंग। दो एटम जब पास आएंगे तो उनके हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पास आएंगे। हाफ फील्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो डिफरेंट स्पिन में होंगे वही पास आएंगे। उसके लिए क्या जरूरी है, हमें ओवरलैपिंग जरूरी है। अब टू स्टेबल रिजल्टिंग बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन शुड बी इन डिफरेंट स्पिन। टू स्टेबल रिजल्टिंग बॉन्ड या रिजल्टेंट बॉन्ड, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन शुड बी इन डिफरेंट स्पिन। जो ओवरलैपिंग हो रही है उसमें जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो डिफरेंट स्पिन में होने चाहिए। ऑर्बिटल्स ऐसी डायरेक्शन से आने चाहिए, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ रहे हैं वो ऐसी डायरेक्शन से आने चाहिए कि यहां पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो रहे वो मैक्सिमम रहे। तो ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू दैट डायरेक्शन बाय विच दे कैन, by which the extent of overlapping in between two atoms maximum।
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम करने के लिए क्या चाहिए उनको, ऐसी डायरेक्शन से आना चाहिए कि जिससे ये जो है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हो। ठीक है, कोवेलेंट अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है ना, तो इसका मतलब जो बॉन्ड बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा, नेक्स्ट पॉइंट कि यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखेंगे, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड जो रहेगी उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रहेगी। ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना भी रहेगा उससे क्या होगी, जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है ये दो फैक्टर पर डिपेंड करेगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग depends on two factors, following two factors. First, nature of orbital, and B, second, nature of overlapping. नेचर ऑफ ऑर्बिटल एंड नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। तो जो नेचर ऑफ ऑर्बिटल रहेगा, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, तो मैंने कल आपको क्या करा था, इन सब की ऑर्बिटल्स की शेप बताई थी। तो वहां पर यह भी बताया था किसके इलेक्ट्रॉन डायरेक्शनल है, किसके इलेक्ट्रॉन नॉन डायरेक्शनल है। तो वहां पर आपको यह पता पड़ा होगा कि पी, डी और एफ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। दैट मीन्स इनके बीच में जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग रहेगा वो ज्यादा रहेगा, मोर ओवरलैपिंग। यहां पर जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग रहेगा वो ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्शनल है। एंड एस ऑर्बिटल जो रहेगा आपके पास में, एस ऑर्बिटल, इनकी जो ओवरलैपिंग रहेगी वो लेस रहेगी। क्यों? क्योंकि एस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कल ही पढ़ा है, एस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि उसकी जो शेप होती है वो सर्कल में होती है। और स्फेरिकल फॉर्म में जब उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हैं ये पता नहीं पड़ता, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल मतलब कि लेस ओवरलैपिंग। और ये डायरेक्शनल होते हैं पी, डी, एफ, इनमें एक्सिस पे और एक्सिस के बीच में हमें पता रहता कहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो मोर ओवरलैपिंग। हम उस तरफ ही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएंगे, उस तरफ ही वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, है ना। एक्सिस पे आएंगे तो एक्सिस की तरफ, और एक्सिस के बीच में आएंगे तो एक्सिस के बीच की तरफ। तो ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स है। दूसरा, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग में कैसे डिपेंड करेगा, देखो मान लीजिए आपके पास में जो ओवरलैपिंग हो रही है, अगर वो को एक्सल ओवरलैपिंग हो रही है, को एक्सल मतलब कि अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस अगर ओवरलैपिंग हो रही है, दैट मींस हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है इस तरीके से, है ना। इसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, ठीक है। यहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर आपके पास में लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, लेटरल ओवरलैपिंग, इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग जब भी होगी इस तरीके से होती है, देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसे,
ये साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग जब भी होगी तो वहां पर जो ओवरलैपिंग होगी वो मिनिमम होगी, मिनिमम ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग कैसे होगी? हेड टू हेड। साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे? साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या होगा? मिनिमम ओवरलैपिंग, यहां पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग। अब जो एक कोएक्सियल ओवरलैपिंग है इसके अंदर भी स्ट्रेंथ रहती है ना। कोएक्सियल ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वहां पर किस टाइप के ऑर्बिटल्स आकर ओवरलैप कर रहे हैं। जैसे कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑर्डर ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग स्टेबिलिटी। तो यहां पर जो पी कोएक्सियल ओवरलैपिंग है वो एस पी से ज्यादा होती है और एस पी ओवरलैपिंग एस एस से ज्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोएक्सियल ओवरलैपिंग में पी पी सबसे ज्यादा रहता है, फिर एस पी, फिर एस एस। अब देखो बेटा पी पी कैसे ज्यादा रहती है वो भी देख लो आप। कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो होगी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग जब भी होगा तो पी पी में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में एस पी में और उसके बाद में एस एस में। तो देखो पी पी इस तरीके से, ये उसके बाद में एस पी ओवरलैपिंग इस तरीके से और उसके बाद में एस एस ओवरलैपिंग इस तरीके से। ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है। तो पी पी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा, एस पी ओवरलैपिंग उससे कम, फिर एस एस ओवरलैपिंग सबसे कम। ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ग्राफ है कि सबसे ज्यादा किसमें होगी? पीपी में, फिर एसपी में, फिर एसएस में। ठीक है, तो पीपी ओवरलैपिंग में सबसे ज्यादा एक्सटेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल कम क्लोजर टू दैट डायरेक्शन वेयर द ओवरलैपिंग इज मैक्सिमम। व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्शनल। ठीक है, पीपी इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्शनल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, ये सारे डायरेक्शनल रहेंगे। ठीक है, इसमें एक के इलेक्ट्रॉन डायरेक्शनल है लेकिन दूसरे के नहीं है ना, इसमें दोनों के नहीं है। क्लियर? तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पीपी में सबसे ज्यादा, फिर एसपी में, फिर एसएस में। कोएक्सियल ओवरलैपिंग के थ्रू जो बॉन्ड बनेंगे इनको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इनको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये है सिग्मा बॉन्ड, ये एसएस सिग्मा बॉन्ड, ये एसपी सिग्मा बॉन्ड और ये पीपी सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद में जो यहां पर लेटरल ओवरलैपिंग होगी वो देखो कैसे होगी। लेटरल ओवरलैपिंग इस तरीके से, ये पैरेलल द एक्सिस होगी। ठीक है, और ये अलोंग द एक्सिस होगी इस तरीके से। ये अलोंग द एक्सिस होंगे, ये पैरेलल एक्सिस होगी। तो पैरेलल एक्सिस जब भी होंगी लेटरल ओवरलैपिंग होगी और यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। यहां पर कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर देन द एक्सटेंट ऑफ पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में सीधे हेड टू हेड हो रहे हैं, जबकि यहां पे साइड वाइज हो रहे हैं। साइड वाइज में कम ओवरलैपिंग होती है, देखने से पता पड़ रहा होगा। और पाई बॉन्ड जब भी फॉर्म होते हैं तो वहां पर रिपल्शन की वजह से फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पास आते हैं तो वहां पर रिपल्शन होता है, इस वजह से ऊपर की तरफ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, नीचे की तरफ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर एक ही शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन किसके हैं? एक ही शेल के, मतलब एक ही शेल में सब सेल है। ठीक है, एक ही सेल में क्या है? सब सेल है। तो एन की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ या फिर एन की वैल्यू सेम रहने के साथ साथ किस तरीके से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ती है, कम होती है, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक मिनट पॉइंट देख ले बेटा कौन सा नंबर का है। जी के बाद में एच। इफ वैल्यू ऑफ एन, दैट मीन्स एन नंबर ऑफ एनर्जी शेल इंक्रीज होता है। इफ वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस
then stability of bond, stability of covalent bond decreases. क्या हो जाएगा? ये डिक्रीज होगा. स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिक्रीजेस अगर n की वैल्यू इंक्रीज होती है. तो कैसे? मान लीजिए ये 1 1 का कोई 1 1 मतलब कि एक ऑर्बिटल 1 का है, दूसरा ऑर्बिटल भी 1 का है, मतलब फर्स्ट सेल के है. मान लीजिए एक ऑर्बिटल 1 का है, दूसरा 2 का है, फिर 2 और 2 दोनों 2 2 के हैं, फिर 2 और 3 के हैं इस तरीके से, फिर 3 और 3 के हैं इस तरीके से. अगर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे. न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे तो अट्रैक्शन थोड़ा कम होता जाएगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी कम होती जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1s और 1s की ओवरलैपिंग देखूं तो इसकी ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी किससे? 1s से और 2p से. 2p की ओवरलैपिंग कम हो जाएगी इससे. अगर n की वैल्यू बढ़ रही है तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, है ना. n की वैल्यू सेम रहेगी तो बात अलग रहेगी. ठीक है, ये 2s 2p सॉरी 3p और ये 3p ऐसे कर ले हम लोग, है ना. तो आप देखोगे कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कम होता जाएगा, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी कम होती जाएगी. क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाने पर कम होता जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ n सेम इज सेम, देन क्या होगा? देन ये होगा कि 2p जो रहेगा, मान लीजिए मैंने वैल्यू ऑफ n की क्या लिए? n इज इक्वल टू 2 लिए. तो 2 के लिए देखो 2p सबसे ज्यादा, फिर 2p 2s और फिर 2s. अगर n की वैल्यू सेम रहेगी तो फिर हमारा वही है, pp ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा, फिर sp, फिर ss. लेकिन अगर n की वैल्यू अलग अलग हो रही है तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अट्रैक्शन कम होता जाएगा. अट्रैक्शन कम होने से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती जाएगी और बॉन्ड जो बनेगा उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी. ये n की वैल्यू है. ठीक है, कि n चेंज होने से क्या होगा? n मतलब कि एनर्जी शेल. क्लियर? यहां पर मैं लिख देता हूं n मतलब कि एनर्जी शेल. ठीक है. अगला पॉइंट यह है कि मान लीजिए आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से ही पेयर्ड है. इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड इन ऑर्बिटल, तो वो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करेगा. ठीक है, टू गेट ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग उसको मिल जाए, है ना. तो क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करेगा. कैसे? कि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? सेम एनर्जी शेल के जो ऑर्बिटल है उसमें क्या करेगा? एक्सपांड करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, जंप करेगा. सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अनपेयर्ड हो जाएंगे. कल ही बताया मैंने, परसों के दिन, वेरिएबल वैलेंसीज के अंदर, कि जो लोन पेयर होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अनपेयर्ड करता है. कैसे? अपने इलेक्ट्रॉन को सेम एनर्जी शेल के किसी ऑर्बिटल में क्या करता है? उसको जंप करा लेता है, एक्साइट करा लेता है, जिससे क्या हो जाता है? वो अनपेयर्ड हो जाते हैं सारे के सारे. उससे क्या होगा? वो ओवरलैपिंग कर सकेंगे. ठीक है, तो आप इसमें लिखो इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड इन वैलेंसी सेल IJ. इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड इन वैलेंसी सेल can enter into bond formation, by, if they can be unpaired, बेटा कुछ भी गलत मत लिखना, इसलिए मैं भी कभी कभी देख के लिखवा देता हूं, है ना. If they can be unpaired first and shifted to vacant orbitals
of same orbitals of slightly vacant orbitals of slightly higher energy of vacant orbitals of slightly higher energy of subshell. ठीक है, हायर एनर्जी ऑफ सेम एनर्जी सेल, ऐसे कर लो, सेम एनर्जी शेल. Electron which is already paired in valence shell can enter into bond formation if they can be unpaired first and shifted to vacant orbitals of slightly higher energy of same energy shell. देख चुके हैं पहले, है ना. वेरिएबल वैलेंसी में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर रहता था उसको क्या कर सकते थे, हम अनपेड कर सकते थे. उसको एक एनर्जी देके हम लोग क्या कर सकते थे, स्लाइटली सेम एनर्जी के ही ऑर्बिटल्स में क्या कर सकते थे, भेज सकते थे, एक्साइटेड कर सकते थे. और उससे क्या हो जाते थे, वो सारे अनपेड हो जाते थे. तो अनपेड होने पे क्या होगा, वो किस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, दिस पॉइंट कैन एक्सप्लेन ट्राइवेलेंसी ऑफ बोरॉन, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एंड पेंटावेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, है ना, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन अकाउंट ऑफ ओवरलैपिंग. 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड are formed on account of overlapping. पहला सिग्मा बॉन्ड एंड दूसरा पाई बॉन्ड. पहला क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड. जब भी ये ओवरलैपिंग होगी तो इसकी वजह से 2 बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है मैंने आपको बता दिया. लेकिन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जो थ्योरी है हम लोग कल डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए. थैंक यू वेरी मच. क्लियर. सर